नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संभल दंगे पर प्रशासन ने पीसी करी है। संभल में हालात नियंत्रण में है, ये कहना है पुलिस का। पथराव वाली जगह हथियार मिले हैं, ये डीएम का कहना है। करीबन 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। सीसीटीवी के आधार पर दंगाइयों की पहचान हो रही है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। संभल दंगे पर प्रशासन ने पीसी की है और कहा है कि संभल में जो स्थितियां हैं वो हमारे नियंत्रण में हैं। पथराव वाली जगह वो जगह है जहां पर जियाउर रहमान का घर है और साथ में जामा मस्जिद से लगी 2 गलियां इसमें आती हैं। यहां पर हथियार भी मिले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ में विवेक तिवारी राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस कह रही है हालात नियंत्रण में, लेकिन जिस तरीके से पत्थरों से लाल हो गई थी सड़कें, कुछ लोगों की जान गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, उपद्रवियों की पहचान अब भी जारी है। क्या वाकई लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है या फिर एक बयान जारी करके नियंत्रित होने का संदेश फ्लोट करने की कोशिश है? ये देखिए, जो वहाँ के प्रशासन ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये कहा है कि कल दोपहर बाद से कोई वारदात नहीं हुई है। यानी कल दोपहर बाद से स्थिति कंट्रोल में है। अब जो काम पुलिस को करना है वो एक तो नॉर्मलसी को वहाँ पर बहाल करना है। दूसरा, जिन लोगों ने इस बलवे को अंजाम दिया है उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है कानून की, वो करना है। तो इस सिलसिले में जो बताया गया है वो ये है कि 800 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। धारा 163 BNS की वो लागू की गई है, यानी कि आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं बगैर परमिशन के। 25 लोगों की अरेस्ट की गई है और इंटरनेट को जो वहाँ पर बंद किया गया था वो एक दिन और एक्सटेंड किया गया है, वो कल दोपहर तक चलेगा। इसके बाद फिर रिव्यू करेंगे सिचुएशन की कि वो क्या है, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। जहाँ तक हिंसा की बात है, हिंसा कल दोपहर के बाद से नहीं हुई, ये प्रशासन ने क्लेम किया है। ये भी कहा गया है कि जो सर्वे हो रहा था, ये भीड़ इकट्ठा इसलिए की गई कि सर्वे को रोकने की कोशिश की जा रही थी, एक साजिश थी। ये वहाँ के SSP ने कहा है कि सर्वे को रोकने की कोशिश की गई थी। इसका मतलब ये कि कोई साजिश थी, कोई प्लानिंग थी। तो वो प्लानिंग किसकी थी, एक क्या और थी? चीज का खुलासा SPC के दौरान पुलिस ऑफिसर्स ने किया है। वो खुलासा इस बात का कि जिस जगह पर ये पथराव हुआ था, जहां पर हम जिन रास्तों को पत्थर से अटा और पटा पा रहे हैं, उन क्षेत्रों में हथियार भी बरामद हुए हैं। तो ये हथियार कौन लाया, ये हथियार कहां से आए, किसके नाम पर रजिस्टर्ड थे, किसने इन्हें सप्लाई किया, किसने उसे उस जगह पर पहुंचाया, इस तरह की इंफॉर्मेशंस क्या अभी तक बाहर आ पाई हैं क्या? देखिए, हथियार किसके थे ये तो अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाया है कि कैसे किन लोगों ने इसको पूरा प्लान किया या इसको भड़काया। भड़काने के मामले में जियाउर रहमान बर्क जो वहाँ के MP हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन पूरी साजिश का खुलासा अभी होना बाकी है, जैसा कि पुलिस कह रही है। जहाँ तक गोली चलने की बात है, 15 पुलिस वाले घायल हुए हैं। इसमें से कुछ एक पुलिस वाले ऐसे हैं जिनके हाथ पैर में गोलियां लगी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शायद फायरिंग भी हुई है दूसरी तरफ से, तो हथियारों का इस्तेमाल ज़रूर हुआ होगा। ईंटें पत्थर ये इतने इकट्ठे किए गए हैं, जाहिर है कि इसकी तैयारी भी की गई होगी। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से ईंटें पत्थर इकट्ठे नहीं किए जा सकते हैं। तो एक तो इंटेलिजेंस का फेल्योर है पूरी तरह से कि वो उसको पता ही नहीं था कि किस तरह से अगर कोई साजिश हो रही है उसको पता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेल्योर भी है। तो अभी खुलासा होना बाकी है कि किसने इसको प्लान किया था, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी। अभी पुलिस का जो कहना है, जो SP संभल कह रहे हैं कि सर्वे को रोकने की साजिश थी, इसका मतलब यह है कि कोई प्लानिंग ज़रूर थी सब कुछ डिस्टर्ब करने के लिए, फिर बाद में इसका जो भी फ़ायदा जिसने उठाया हो। तो बहरहाल अब एक दूसरा इसका एंगल ये है कि इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है। हमारे पीछे कांग्रेस के लोग, थोड़ी देर में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौन धरना दे रहे हैं इस हिंसा के खिलाफ में। आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो उनको हापुड़ में रोका गया है, वो जा रहे थे संभल के लिए। ठीक है
विवेक, आपका रुख आम मैं आदमी वापस पार्टी से करूंगी, लेकिन इस बीच देखिए सनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। सनी, किस तरीके के हालात हैं? तमाम बातों का जिक्र, तमाम पहलुओं का जिक्र यहाँ पर विवेक कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कोशिश लगातार इस बात की कि शांति कायम की जा सके, लेकिन शांति फिलहाल दूर दूर तक एक पर्यायवाची जैसी नजर आ रही है और भ्रम जैसा लग रहा है, पर अभी है नहीं शांति। क्या तस्वीरें रियल है? पूजा, मैं आपको बता दूं कि जो शाही जामा मस्जिद का दूसरे चरण का जो सर्वे था शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान 3000 से अधिक लोगों की भीड़ जो है एक जगह इकट्ठा होती है। जब एसपी कृष्ण कुमार इतने बिश्नोई उन्हें पत्थर कहाँ समझाने से की आए सनी? इतने पत्थर कहाँ से आए? क्योंकि ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी ने अपने अपने घर की एक एक ईंट उठाड़ी और उखाड़ने के बाद उसको तोड़ा और तोड़ करके 4 लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि लो पत्थरबाजी करो। ये पूरा प्रायोजित नजर आ रहा है। सड़कें जिस तरीके से पत्थरों से अटी पटी पड़ी हैं, लग रहा है कि पूरे ये पत्थर पहले से इकट्ठा किए गए थे, वहां हथियार भी मिले हैं। जी, बिल्कुल कहा जा सकता है। जिस तरीके से हिंसा हुई है और इसमें 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि हथियार का भी इस्तेमाल हुआ है। और जब एसपी और डीएम ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एक चाकू दिखाया है कि ये वही घटनास्थल से चाकू बरामद हुआ है। 12 बोर के वो दिखाए कॉटेज मिले हैं, खाली कॉटेज, 15 बोर के कॉटेज मिले हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर इस्तेमाल हुई है सब चीजें, प्रायोजित हो सकता है। पत्थर की अगर बात करें तो करीब नगर पालिका संभल की टीम ने जो है 7 से 8 ट्राली पत्थर जो है सड़क से इकट्ठा किए हैं। और अब भी देखें तो कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं, कुछ गलियां हैं जहाँ पर पत्थर अभी भी थोड़े थोड़े पड़े हुए मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि अच्छी बड़ी संख्या में जो है पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। एक ट्राली की बात करें, ट्राली में करीब 2.5 से 3 हजार ईंट आती हैं और हम अगर 7-8 गुणा करें तो 10,000 से ज्यादा की ईंट जो है वहां से बरामद की गई है। हिंसा की बात करें तो शांतिपूर्वक सर्वे चल रहा था मस्जिद के अंदर। मस्जिद के जो सदर है जफर अली एडवोकेट, वो भी मौजूद थे। मुस्लिम पक्ष के भी कुछ लोग मौजूद थे, हिंदू पक्ष के लोग भी वहाँ मौजूद थे और एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव वहाँ मौजूद थे। हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है विष्णु जैन वो मौजूद थे। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया मौजूद थे। एसपी कृष्ण बिश्नोई के अलावा एसडीएम, सीओ, एडीएम, भारी पुलिस बल मौजूद था। ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल एक कोर्ट के आदेश पर वहाँ पर प्राइमरी सर्वे चल रहा था, जिसकी रिपोर्ट 29 तारीख को वहाँ सबमिट होनी है। 29 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी थी, उसके बाद कुछ आगे की कार्रवाई इसमें होती। लेकिन भीड़ को किसने उकसाया, भीड़ इतनी कहाँ से इकट्ठा हो गई? ये जहाँ हिंसा हुई है जामा मस्जिद से मात्र 10 कदम की दूरी की घटना है। और ये रास्ता सनी जियाउर रहमान के घर की गली बताई जा रही है। नहीं, ये जिस जगह से हिंसा हुई है वो गलियों में होती हुई सपा सांसद के घर जाती है, बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ क्या जब ये हिंसा हो रही थी उस दौरान जियाउर रहमान जो हेट स्पीच देने के लिए तो तमाम लोगों के बीच में पहुंच गए थे, वो लोगों को रोकने की अपील करने के लिए नहीं निकले, वो तमाम बातें करने के लिए नहीं निकले क्या घर से? क्योंकि इस तरह की तस्वीर नहीं देखी हमने। बताया जा रहा है कि सपा सांसद संभल में मौजूद नहीं थे कल। आज पार्लियामेंट का सत्र है तो कहीं बाहर गए हुए थे, मैं तो सीधे संसद पहुंचे हैं। तो सांसद तो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी है। समाजवादी पार्टी के संभल के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, उनके पुत्र सुहेल इकबाल का नाम है। उनके अलावा 6 नामजद किए गए हैं। 7 एफआईआर अलग अलग दर्ज की गई हैं, जिसमें 27 से 50 लोगों को अज्ञात बनाया गया है। इतनी बड़ी एफआईआर हुई है कि 27 से 50 लोगों में कौन चिन्हित होंगे, क्योंकि अगर कहा जाए कि 3000 से अधिक की भीड़ है। कल कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह संभल पहुंचे थे, उन्होंने कहा था 3 गुटों में भीड़ इकट्ठी हुई। 3 गुट थे, 3 गुटों ने वहां पथराव किया। किसके पथराव में किसकी गोली से, किसके पत्थर से किसे चोट लगी, कौन कैसे हुआ, ये सब जांच का विषय है। समय लगेगा, समय के बाद सब चीजें क्लियर की जाएंगी। ठीक है सनी, आप हमारे साथ में बने रहिए। इन तस्वीरों को जिन्हें दिखा रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, अगर इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये तस्वीरें कश्मीर की हैं, आपके जहन में इन तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा कि ये तस्वीरें बारामूला, कुपवाड़ा या फिर अनंतनाग की है, तो नहीं, ये उत्तर प्रदेश का संभल है। ये बाबा का उत्तर प्रदेश है, जहां पर शांति और प्रशासन की सख्ती का दावा था, लेकिन सब धता हो गया,
सब धरातल लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। साफ फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की वाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोट एंड अनकोट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। तो खादी को आरोपों के घेरे में ले लिया गया है, लेकिन खाकी क्या दोषी नहीं है, यह भी सवाल है। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में विवेक तिवारी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विवेक, और उनकी जो समझ है वो हमेशा एक पहलू प्रदान करती है किसी भी मुद्दे को। विवेक, मैं आपके पास आऊंगी। आपके पीछे मैं तमाम लोगों का हुजूम देख पा रही हूं, जिनके बारे में आपने पहले भी मुझे बताया था कि ये कांग्रेसी हैं जो कि प्रदर्शन संभल को लेकर के ही कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं विवेक जहन में। सवाल ये कि 10,000 ईंटें कहां से आई। सवाल ये कि जब पता था कि शाही जामा मस्जिद जैसा मुद्दा है तो निगरानी पहले से क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी कि जियाउर रहमान बर्क ने बयानबाजी पहले तो करी, लेकिन बाद में अपील करने बाहर वो क्यों नहीं आए। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे हुए हैं और ये धरना जो मौन प्रदर्शन है किया इसलिए जा रहा है क्योंकि संभल में जो हिंसा हुई है। विवेक, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। विवेक, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है बार बार। प्लीज अपने नेटवर्क को थोड़ा सा सेटल कीजिए और आप बोलते रहिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है। मैं यही बता रहा था दर्शकों को कि कांग्रेस का जो मौन धरना है, ये धरना इसलिए है क्योंकि जो लोग मरे हैं या जो लोग घायल हैं उनकी सेहत जल्दी अच्छी हो, जो लोग की डेथ हो गई है उनको शांति मिले और ये हिंसा खत्म हो। एक ट्वीट राहुल गांधी ने किया था कि संवेदनहीनता से काम लिया गया है और शायद इसी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सरकार को संवेदनहीन बताया जा रहा है इस पूरी घटना को टैकल करने के लिए। तो ये कांग्रेस का अभी तक का स्टैंड है और हो सकता है कि जरा 1-2 दिनों में संभल के लिए भी मूव करेंगे। ठीक है विवेक, ये तो कांग्रेस का अपना स्टैंड है, लेकिन मैं एक विषय आपसे और समझना चाहूंगी। और प्लीज देखिए, जर्नलिज्म में जिस तरह का आपका अनुभव रहा है, आपने अलग अलग पहलुओं पर रिपोर्टिंग भी करी है और ग्राउंड पर आप एक्टिव भी रहे हैं। मैं समझना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कल एक बयान दिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि कुछ मुद्दों को हाइड आउट करने के लिए इस मुद्दे को हाइप दी गई, रेज किया गया। कितनी पॉसिबिलिटी है इस बात की, और अगर पॉसिबिलिटी है भी तो क्या ये वाकई हो सकता है क्या कि मौजूदा शासन, मौजूदा प्रशासन अपने ही दामन में एक दाग दर्ज कर ले क्योंकि उसे किसी मुद्दे को हाइड आउट करना है? देखिए, प्रशासनिक गलती 100% है। यही बहराइच में भी हुआ था, तब भी लीपापोती की गई थी कि इतने लोग कैसे आ गए, पत्थर कैसे चले और क्या कर रहा था, पुलिस ने रूट नहीं दी। अभी कुछ महीने पहले की तो बात है। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, जो शासन है, वो इसको समझ नहीं पा रहा है कि किस तरह के हालात हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाए, तो फिर इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ भी प्रशासनिक फेल्योर और इंटेलिजेंस फेल्योर का रोना रोया गया था, यहाँ भी रोया जाएगा। 2 तरह के बयान वहाँ का प्रशासन ने दिए हैं। कल तो ये कहा जा रहा था कि सर्वे का काम पूरा हो गया था, लोग अपने घर जा रहे थे, उसके बाद भीड़ इकट्ठा हुई। आज वहाँ के एसपी ये कह रहे हैं कि सर्वे को रोकने की साजिश थी। क्या सर्वे होते हुए ही, सर्वे हो रहा था 7 से लेकर 10:30 बजे तक सर्वे हुआ है कल, और उसके बाद भीड़ वहाँ पर आई है, तो सर्वे हो गया तो अभी तो दौरान ये हिंसा हुई है, इकट्ठा हो गए थे लोग या फिर उसके बाद इकट्ठा हुए हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि 2 तरह के बयान प्रशासन की तरफ से आए हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये, लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो कौन इकट्ठा करा, ऐसा ही तो लोग इकट्ठा नहीं होते। कोई ना कोई उनको बुला रहा होगा, कोई ना कोई उनको कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो वहाँ का लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। उत्तर प्रदेश में जितनी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, सबका तीसरा लोकल इंटेलिजेंस पर छोड़ा जाता है। उसके बावजूद भी विभाग सुधरता नहीं है या फिर
बात कुछ और होती है, कहा कुछ और जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही ड्यूबियस हैं, बहुत ही जिसको कहते हैं कि अंधेरों के पीछे है, ये कब रोशनी होगी, कब सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।